हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर का टॉपिक मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र जो हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर लिया था, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना दिया इससे संबंधित। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। उस वीडियो के अंदर मैंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के 6 पहलू बताए थे मैंने, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो है जीन ब्रूस के द्वारा बताया गया जो विषय क्षेत्र था, जो मानव भूगोल से संबंधित तथ्य बताए थे, उन सब के बारे में विस्तार से बताया था। तो सबसे पहले मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो विद्वान है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या क्या तथ्य या विषय क्षेत्र जो है मानव भूगोल का बताया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आज जो विद्वान जो हमारे सामने है वो है हंटिंगटन के अनुसार विषय क्षेत्र। तो हंटिंगटन जो है इन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा था। एक तो था भौतिक दशाएं, एक क्या था भौतिक दशाएं, और एक क्या था मानवीय दशाएं। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को या तथ्यों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया भौतिक दशाएं और एक क्या है मानवीय दशाएं, ठीक है। भौतिक दशाएं यानी कि प्राकृतिक, ठीक है, जिसका संबंध किससे होगा, प्राकृतिक से होगा। मानवीय दशाएं जिनका संबंध किससे होगा, मानव से होगा। तो सबसे पहले 2 ही बातें आपको याद रखनी है। हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, या तथ्यों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 2 तथ्य हैं, एक तो है भौतिक दशाएं और दूसरा क्या है मानवीय दशाएं। उसके बाद देखिए क्या बात आती है कि भौतिक दिशाओं में किनको शामिल किया जाता है और मानवीय दिशाओं में किनको शामिल किया जाता है। तो भौतिक दिशाओं में हम देखते हैं, पहली बात अगर हम बात करें तो पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, ठीक है, इसको किसके अंदर शामिल किया जाता है, भौतिक दिशाओं में शामिल किया जाता है। स्थलाकृति पर्वत पठार मैदान जो बने हुए हैं, ठीक है, उसको किसमें शामिल किया जाता है, भौतिक दिशाओं में, ठीक है। और जल क्षेत्र जो है, क्षेत्र यहां पर गलत लिखा हुआ है, मिस्टेक है थोड़ी सी। जल क्षेत्र जो है वो किसके अंदर आते हैं, भौतिक दिशाओं के अंतर्गत आते हैं। अगर हम खनिज पदार्थों की बात करें वो किसके अंदर आएंगे, भौतिक दिशाओं के अंदर आएंगे। जलवायु की अगर हम बात करें तो वो किसके अंदर आएगी, भौतिक दिशाओं के अंदर आएगी, ठीक है। अब देखो पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, स्थलाकृति आ जाएगा, पर्वत पठार और मैदान आ जाएगा। जल क्षेत्र महासागर आ गए, ठीक है। खनिजों की बात करें तो पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की बात हो रही है। जलवायु यानी कि क्लाइमेट, चाहे वो विश्व की है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें किसमें शामिल की, हंटिंगटन ने भौतिक दिशाओं के अंदर शामिल की है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, भौतिक दशाएं और मानवीय दशाएं। भौतिक दशाएं हमने देख ली है, पृथ्वी के ग्रहीय संबंध इसके अंदर आते हैं, स्थलाकृति आती है, जल क्षेत्र आता है, खनिज आता है और जलवायु आती है। अब हम देखते हैं मानवीय दिशाएं। देखो मानवीय दिशाओं में क्या शामिल है, मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं क्या होती है, देखो भोजन वस्त्र और मकान, ठीक है। मुख्य आवश्यकताएं मानव की क्या है, भोजन वस्त्र और मकान। तो कौन सी दिशाओं के अंदर रखा है, हंटिंगटन ने इसको मानवीय दिशाओं के अंदर रखा है। मानव के मुख्य व्यवसाय, ठीक है, प्राचीन काल से लेकर अब तक की अगर हम बात करें, मुख्य व्यवसायों में शिकार, पशुपालन, कृषि, लकड़ी काटना, व्यापार, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर किसको शामिल किया जाता है, सरकार को शामिल किया जाता है, ठीक है। संस्कृति को शामिल किया जाता है,
ठीक है, धर्म को शामिल किया जाता है। तो ये सारी के सारी जो दिशाएं होती है वो कौन सी होती है? मानवीय दिशाएं होती है। अब देखो, अगर मुख्य व्यवसाय में मैं ये भी बता दूं कि मछली पकड़ना, ठीक है, तो ये भी हम किस में कर सकते हैं? इसके व्यवसाय में लिख सकते हैं। तो मानवीय दशाओं के अंदर देखो जितनी भी बातें आ रही है सारी की सारी उनका संबंध किससे है? ह्यूमन से, यानी कि मानव से है। ठीक है, तो ये थी मानवीय दशाएं। ठीक है, तो देखो मुख्य आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, मकान। मुख्य व्यवसाय शिकार करना, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि, लकड़ी काटना। ठीक है, व्यापार की अगर हम बात करें, सरकार की अगर हम बात करें, संस्कृति की अगर हम बात करें, धर्म की अगर हम बात करें, तो इन सब का संबंध किससे है? मानवीय दशाओं से। ठीक है, तो आपको ये याद भी रहेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज आपने नोट की, भौतिक सारी की सारी प्रकृति से संबंध है इनका। ठीक है, अब देखो मानवीय दशाएं, इन सब का संबंध किससे है? मानव से है। तो सिंपल सी बात है, भौतिक दिशाएं और मानवीय दिशाओं में आप आसानी से क्या कर सकते हैं? डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। तो हंटिंगटन के अनुसार जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं बताया इन्होंने। हंटिंगटन के अनुसार विषय क्षेत्र के 2 ही पॉइंट बताए उन्होंने। ठीक है, 2 ही भागों में बांटा है, भौतिक दशाएं और मानवीय। ठीक है, तो इनको एक बार अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो, हंटिंगटन के अनुसार विषय क्षेत्र आपको समझ में आ गया जहां तक मुझे उम्मीद है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। वो आ रहा है किसके अकॉर्डिंग? बलाश के अनुसार विषय क्षेत्र। क्षेत्र शब्द लिखा हुआ नहीं है यहां पे। ठीक है, अब देखो बलाश के अनुसार अगर हम विषय क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो विषय क्षेत्र के बात करने जा रहे हैं हम बलाश के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने क्या किया? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला देखो जनसंख्या। सबसे पहला कौन सा आ गया? जनसंख्या। दूसरा क्या आ गया? सांस्कृतिक भूदृश्य। तीसरा क्या होता है? परिवहन। यानी कि बलाश के अकॉर्डिंग मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहला क्या आ रहा है? जनसंख्या। दूसरा क्या आ रहा है? सांस्कृतिक भूदृश्य। तीसरा क्या आ रहा है? परिवहन। अब देखो सबसे पहले हमें इन तीनों का मतलब पता होना चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि बलाश ने जनसंख्या के अंदर क्या शामिल किया है, सांस्कृतिक भूदृश्य के अंदर क्या शामिल किया है, परिवहन के अंदर क्या शामिल किया है। जनसंख्या, तो जनसंख्या का मतलब क्या होता है? जनसंख्या नाम से पता चल रहा है, लोगों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, क्या कहलाती है? जनसंख्या, जिसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लोगों की संख्या क्या है? जनसंख्या। तो सिंपल सी बात है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र तो होगा ही। जब मैंने आपको मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के प्रमुख पहलू करवाए थे, तो 6 पहलुओं के अंदर फर्स्ट नंबर पर जो पहलू आ रहा था ना, वो कौन सा आ रहा था? जनसंख्या ही आ रहा था। ठीक है, आगे बात समझ में? क्योंकि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र हम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले लोगों की संख्या तो होनी जरूरी है, मानव का होना तो जरूरी है, तभी तो हम मानव के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या जरूरी है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के लिए? जनसंख्या का होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए बोला जाता है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का अगर कोई पहला पहलू है तो वो प्रदेश की जनसंख्या ही है। ठीक है, मानव ही है। ठीक है, तो इसलिए जनसंख्या को पहला पॉइंट जो है यहां मैंने लिखा है। ठीक है, जनसंख्या आपको पता चल गया। ठीक है, सांस्कृतिक भूदृश्य, बहुत बार मैंने जो मानव भूगोल से संबंधित जितने वीडियो बनाए हैं, ठीक है, विषय क्षेत्र वाले, तो उसके अंदर सांस्कृतिक भूदृश्य शब्द आया है और मैंने आपको बार बार इस शब्द के बारे में बताया। सांस्कृतिक भूदृश्य यानी कि भूदृश्य का मतलब होगा भूमि के ऊपर दृश्य जो हमें दिखाई देते हैं, और सांस्कृतिक का मतलब ये हो गया जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। सांस्कृतिक भूदृश्य
ऐसे भूदृश्य जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा घर, निर्माण किसने किया? मानव ने किया। अगर हम औजारों की बात करें, उपकरणों की बात करें, वो सारे के सारे किसने बनाए? मानव ने बनाए। अगर मैं ये कहूं कि सड़क, ठीक है, अगर मैं ये बोलूं भाई सड़क के ऊपर चलने वाले परिवहन के साधन, तो वो सारे के सारे क्या हैं? सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो सांस्कृतिक भूदृश्य जहां तक मुझे लगता है कि आपको पता चल गया। ठीक है, तो सांस्कृतिक भूदृश्य जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या है? सांस्कृतिक भूदृश्य, जो हमें धरातल के ऊपर दिखाई देते हैं। अब देखो परिवहन की बात करें, ठीक है, परिवहन क्या होता है? परिवहन के द्वारा हम क्या करते हैं? देखो, परिवहन के द्वारा व्यक्ति या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो वो क्या है? परिवहन। उसको क्या बोलते हैं हम? परिवहन। और प्राचीन काल में अगर आपसे पूछ लिया जाए ना परिवहन के साधन क्या है, तो एक तो मानव, ठीक है, एक तो मानव क्या था? स्वयं था, और उसके द्वारा पाले जाने वाले पालतू जानवर। ठीक है, ये तो थी नॉर्मल सी जानकारी इन 3 पॉइंटों के बारे में। ठीक है, तो भी आपको जनसंख्या के बारे में पता चल गया, सांस्कृतिक भूदृश्य के बारे में पता चल गया, आपको परिवहन के बारे में पता चल गया। तो अब ब्लांस के अनुसार विषय चित्र हम करने जा रहे हैं। ब्लांस ने जनसंख्या के अंदर क्या शामिल किया है? तो अब देखो जनसंख्या के अंदर क्या शामिल किया है ब्लांस ने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या के अंदर। तो इसके अंदर इसने शामिल किया है जनसंख्या घनत्व को शामिल किया है। ठीक है, जनसंख्या समूह को शामिल किया है। ठीक है, जनसंख्या स्थानांतरण को शामिल किया है। ठीक है, अब इसका मतलब समझ रहे हो? जनसंख्या घनत्व, घनत्व क्या होता है? पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या क्या होती है? घनत्व होती है, डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं। जनसंख्या समूह, अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले जनसंख्या के जो समूह होते हैं। जनसंख्या स्थानांतरण, यानी कि लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात, जनसंख्या वितरण, भाई किस प्रदेश में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जनसंख्या से संबंधित बातें जो है इसके अंदर ऐड कर दी किसने? ब्लांस ने। तो इसके अंदर हम किनका अध्ययन करते हैं? जनसंख्या के अंदर जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या समूहों का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं, और जनसंख्या वितरण का अध्ययन करते हैं। तो इतनी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है। तो जनसंख्या से संबंधित होगी सारी की सारी। ठीक है, तो अगर हम बात करें सांस्कृतिक भूदृश्य, तो सांस्कृतिक भूदृश्य के अंदर सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं? मानव द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा निर्मित होते हैं? मानव के द्वारा निर्मित। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, उदाहरण की बात करें, तो घर, ठीक है, सड़क, उपकरण जिसको औजार बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जितने मर्जी हम इसके उदाहरण बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बात आपको याद रखनी है कि सांस्कृतिक भूदृश्य वे दृश्य होते हैं जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? इतनी सी बात के बाद आप इस पॉइंट को जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। जो चीज भी मानव ने धरातल के ऊपर बनाई है वो सारी की सारी क्या है? सांस्कृतिक भूदृश्य। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, सड़क, उपकरण, परिवहन, ठीक है, रेल मार्ग, ठीक है, उद्योग, कृषि भूमि, कितने उदाहरण मैंने आपको मौखिक रूप से बता दिए। ठीक है, यहां मैंने लिखे नहीं है लेकिन आपको बोलकर बता दिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सांस्कृतिक भूदृश्य हो जाएंगे। अब देखो परिवहन की बात करें। देखो परिवहन प्राचीन काल में भी होता था और परिवहन वर्तमान में भी हो रहा है। ठीक है, तो परिवहन का मतलब मैंने आपको बता दिया। क्या बताया? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, दूसरे स्थान पर जाना।
स्थान पर जाना क्या कहलाता है? परिवहन। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें परिवहन की, ठीक है, तो पहले परिवहन का साधन कौन था? मनुष्य, प्लस में उसके पालतू पशु। ठीक है, कौन होते थे? मनुष्य प्लस में उसके पालतू पशु होते थे। ठीक है, अगर आज हम बात करें तो जल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, तो उन सबको शामिल किसके अंदर किया जाता है? परिवहन के अंदर ही शामिल किया जाता है। तो मैंने क्या बताया आपको? बलांस के अनुसार अगर हम विषय क्षेत्र की बात करें तो उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला पॉइंट था जनसंख्या, दूसरा पॉइंट था सांस्कृतिक भूदृश्य, तीसरा पॉइंट था परिवहन। ठीक है, और जनसंख्या के अंदर क्या शामिल किया जाता है? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या समूह, जनसंख्या स्थानांतरण, जनसंख्या वितरण। सांस्कृतिक भूदृश्य, भूमि के ऊपर जितने भी मानव के द्वारा बनाई गई रचनाएं जो है, ठीक है, वो क्या है? सांस्कृतिक भूदृश्य है। परिवहन का मतलब आपको पता ही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। प्राचीन समय में मनुष्य था और पालतू पशु जो थे उसके क्या थे? परिवहन के साधन। और आज आपको पता ही है वर्तमान में बहुत से साधनों का उपयोग जो है, परिवहन के साधनों का उपयोग, जैसे जल परिवहन, वायु परिवहन, ठीक है, और स्थल परिवहन का यूज जो है मानव कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो अब हम जो है नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है विषय क्षेत्र जो आ रहा है, किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? फिंच व ट्रिवार्था के अनुसार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? फिंच और ट्रिवार्था। अब तक देखो हमने पिछले वीडियो में किया था जेन ब्रूस के अनुसार। ठीक है, आज हमने जो किया है वो एक ब्लांस के अनुसार कर लिया और एक हंटिंगटन के अनुसार कर लिया। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं फिंच व ट्रिवार्था के अनुसार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। इन्होंने क्या किया है? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया। एक तो किसमें बांटा? प्राकृतिक दशाएं। दूसरा किसमें बांटा? सांस्कृतिक दशाएं। सांस्कृतिक दशाएं बोल दीजिए, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? मानवीय दशाएं भी क्या बोल सकते हैं? कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 नाम आप याद कर सकते हो। सांस्कृतिक यानी कि वो भी मानव से संबंधित है, तो क्यों ना हम इसका नाम मानवीय दशाएं कर दे, तो बात तो एक ही होगी। ठीक है, प्राकृतिक दशाएं, या इसको हम बोल सकते हैं भौतिक दशाएं, या हम क्या बोल सकते हैं इनको? भौतिक दशाएं। ठीक है, बात तो एक ही है। अब देखो, या तो इसको बोलिए भौतिक दशाएं या प्राकृतिक दशाएं, या इसको सांस्कृतिक दशाओं को हम क्या बोल सकते हैं? मानवीय दशाएं। तो फ्रेंच और ट्रिवार्था की अगर हम बात करें तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2। कौन कौन से? प्राकृतिक या भौतिक दशाएं, मानवीय या सांस्कृतिक दशाएं। तो नाम आपको याद रहेंगे। देखो नाम तो बार बार वही आएंगे, ठीक है, सिर्फ यहां पर विद्वान का नाम जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर भी यही बताया था भी अगर हमने मानव भूगोल का विषय क्षेत्र देखना है तो हमें अगर 6 पहलू याद हो गए तो बाकी बातें हमें अपने आप ही याद हो जाएगी, एक बार रीडिंग करने की हमें जरूरत है। ठीक है, ब्लांस के अंतर्गत हमने देखा, हंटिंगटन में जो चीजें देखी तो पॉइंटों के नाम वही तो आगे, उसने भी तो भौतिक दशाएं और मानवीय दशाएं 2 बताई थी, तो इन्होंने फिंच और ट्रिवार्था ने भी क्या किया? भौतिक दशाएं और क्या बता दी? मानवीय दशाएं बता दी। ठीक है, अब देखो यहां पर प्राकृतिक लिख दिया और यहां पर सांस्कृतिक लिख दिया, मतलब तो इनका वही होता है जो हंटिंगटन ने बताया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारे सेम से ही पॉइंट है। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है किसके अंदर किस चीज को ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। कहने का मतलब यह है उस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, बात करें सबसे पहले वापिस से मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। फिंच व ट्रिवार्था के अनुसार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2। पहला तो कौन सा है? प्राकृतिक दशाएं या भौतिक दशाएं। दूसरा क्या है? सांस्कृतिक दशाएं या मानवीय दशाएं। अब देखो प्राकृतिक दशाओं में 1 नंबर पर किसे शामिल किया गया है? जलवायु को। ठीक है, दूसरे नंबर पर किसे शामिल किया गया है? भूमि की बनावट को। तीसरे नंबर पर किसे? भूमि से प्राप्त संसाधनों को। कहने का मतलब क्या हो गया
ठीक है। अब देखो, अगर हम जलवायु की बात करें तो इसके अंदर अगर मैं बात कर दूं तापमान की और वर्षा की, तो ये किससे संबंधित हो गए? जलवायु से संबंधित हो गए। भूमि की बनावट की अगर हम बात करें तो इसमें बात की जाएगी धरातल की, चट्टानों की बात की जाएगी। ठीक है, भी धरातल जो कैसी चट्टानों से बना है। उसके अलावा पर्वत, पठार और मैदान, अगर हम ऐड कर दें पर्वत, पठार और मैदान, इनको क्या किया जाता है? इसके अंदर ऐड किया जाता है। भूमि से प्राप्त संसाधनों की बात करें तो अब आपको पता है कि बहुत सारे संसाधन है जो हमें किससे मिलते हैं? भूमि से। अगर मैं बात करूं जल की, अगर मैं बात करूं खनिज की, अगर मैं बात करूं वनस्पति की, अगर मैं बात करूं जंगली जीवों की, ठीक है, तो एक प्रकार से वो क्या है? भूमि से प्राप्त होने वाले क्या है? संसाधन है। ठीक है, तो जहां तक मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई। भाई अगर हम जलवायु की बात करें, तापमान, वर्षा, ऋतुएं, इसके अलावा तो कुछ ऐड नहीं हो सकता जलवायु के अंदर। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को ऐड किया जाता है। भूमि की बनावट की बात करें तो धरातल की चट्टानों की बात करेंगे हम, पर्वत की बात करेंगे, पठार की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे हम? मैदान की बात करेंगे इसके अंदर। भूमि से प्राप्त संसाधन, तो बहुत से संसाधन जो है भूमि से प्राप्त होते हैं हमें। मैंने तो 4-5 ही लिखे हैं, इसके अलावा आप और भी बता सकते हो। ठीक है, तो मुख्य रूप से मैंने आपको बता दिया, जल मिलता हमें भूमि से। ठीक है, और खनिज की बात करें, वनस्पति की बात करें, जंगली जीवों की बात करें, ठीक है, तो ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? भूमि से प्राप्त होने वाले संसाधनों के अंतर्गत इन्हें रखा है फिंच और ट्रिवार्था ने। अब देखो नेक्स्ट बात आ रही है सांस्कृतिक दशाएं, मानवीय दशाएं। सारा का सारा रिलेशन किससे होगा? मानव से होगा। अब देखो इन्होंने जो पहला पॉइंट बताया है वो क्या बताया है? जनसंख्या। तो जनसंख्या के अंदर पहले ही मैंने आपको बता दिया भाई जनसंख्या घनत्व की बात हो सकती है, इसके अंदर वितरण की बात हो सकती है, माइग्रेशन यानी कि स्थानांतरण की बात हो सकती है, तो वो जनसंख्या से संबंधित हो गया। घनत्व तो आएगा ही, डेंसिटी। ठीक है, मानवीय अधिवास की बात करें तो मानव के घर, ठीक है, घर की बात हो रही है, कैसी है, कैसी बस्तियों में रह रहे हैं लोग। ठीक है, तो उसकी बात किस? अधिवास का मतलब होता है घर, मानव के घर कैसे हैं। ठीक है, किस प्रकार के घरों में जो है मानव निवास करते हैं। ठीक है, एक तो वो। ठीक है, अब कैसी बस्तियां हैं उनकी, खंडित है, अखंडित है, प्रकीर्ण है। ठीक है, किस प्रकार की बस्तियों में वो रहता है। ठीक है, तो पल्लीकृत है या एकांकी है, तो बहुत सारे नाम है बस्तियों के, गुच्छित है या अर्धगुच्छित है, तो उनकी ऐसी बस्तियों को किसके अंदर शामिल किया जाएगा? मानवीय अधिवास। अधिवास का मतलब क्या होता है? घर। तो घर किन टाइप के होते हैं लोगों के, उसके बारे में चर्चा जो है मानवीय अधिवास के अंदर की जाती है। अब देखो नेक्स्ट बात आ रही है मानवीय व्यवसाय। ठीक है, अगर हम बात करें आखेट की, अगर हम बात करें संग्रहण की, अगर हम बात करें खनन की, अगर हम बात करें पशुचारण की, अगर हम बात करें व्यापार की, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? मानवीय व्यवसाय हैं। ठीक है, तो व्यवसाय के बारे में ही बताना है। प्राचीन काल में व्यवसाय की, देखो प्राथमिक व्यवसाय की बात करें हम, द्वितीय की बात करें, ठीक है, इनके नाम तो आपको याद ही होने चाहिए क्योंकि इन्हीं को इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि कृषि की बात करें, अखेट की बात करें, संग्रहण की बात करें, लकड़ी काटना, ठीक है, मछली पकड़ना, तो ये क्या है? मानवीय व्यवसाय तो ये है। ठीक है, तो इनको इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यातायात व व्यापार। यातायात का मतलब क्या होगा? परिवहन तो हो गया। ठीक है, व्यापार आपको पता है ट्रेड। ठीक है, वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। ठीक है, प्राचीन काल में जो है ये छोटे स्तर पर होता था।
ठीक है, जैसे जैसे लोग जो समझदार होते गए तो व्यापार का स्तर भी क्या होता गया, बड़ा होता गया। अगर आज हम बात करें तो भारत के अंदर राज्यों में होता है व्यापार, और इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो देशों के बीच में होता है व्यापार। तो उन सारी चीजों को किसके अंदर शामिल करते हैं हम, यातायात व व्यापार के अंदर शामिल करते हैं। और यातायात में आप बता सकते हैं आज मानव किनका उपयोग कर रहा है, स्थल परिवहन का, जल परिवहन का, वायु परिवहन का। और प्राचीन काल में आप बता सकते हैं मानव खुद परिवहन का साधन था, और उसके द्वारा पाले जाने वाले पालतू जानवर जो थे वो क्या थे, मानव के प्रमुख परिवहन के साधन थे। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको, फ्रिंच व टिवार्था के अनुसार जो है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 2 ही भागों में बांटा गया है। एक तो क्या है, प्राकृतिक दशाएं, और एक क्या है, सांस्कृतिक दशाएं। ठीक है, अगर ये नाम आपको याद ना हो तो भौतिक दशाएं और क्या याद करोगे, मानवीय दशाएं याद रखोगे। क्या शामिल किया जाता है प्राकृतिक दिशाओं में, जलवायु को, भूमि की बनावट को, भूमि से प्राप्त संसाधनों को। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, जलवायु की बात करें, तापमान, वर्षा ऋतुएं, भूमि की बनावट यानी कि धरातल की चट्टानें, पर्वत पठार, मैदानों की बात, भूमि से प्राप्त संसाधन, जितने भी संसाधन जो है भूमि से मिलते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक दिशाओं की बात करें तो जनसंख्या, जनसंख्या में जनसंख्या घनता, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या समूह, जनसंख्या स्थानांतरण का अध्ययन, मानवीय दिवस, लोगों के घर कैसे होते हैं, कैसी बस्तियों में रहते हैं, उसको शामिल किया जाता है। मानवीय व्यवसाय आपको पता ही है, कृषि है, आखेट है, संग्रहण है, ठीक है, लकड़ी काटना है। यातायात व व्यापार की बात करें तो यातायात आपको पता है परिवहन, जल, स्थल और वायु परिवहन है। और व्यापार की बात करें तो वस्तुओं के आदान प्रदान। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जो शामिल किया जाता है वो सांस्कृतिक दिशाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, फ्रिंच व टिवार्था ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 2 ही भागों में बांटा है, प्राकृतिक दिशाएं और मानवीय दिशाएं या सांस्कृतिक दिशाएं। इधर क्या है, प्राकृतिक दिशाएं या भौतिक दिशाएं। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर आप इसका लेना चाहते हो तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। और अब मुझे यह लगता है कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन से विद्वान का आ रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो आ रहा है, विसेंट के अनुसार, ठीक है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। ठीक है, इसको पूरा कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। बात हम किसकी कर रहे हैं, विषय क्षेत्र की ही कर रहे हैं। ठीक है, विषय क्षेत्र किसका, मानव भूगोल का। ठीक है, बीए सेकेंड ईयर में, ठीक है, पहली यूनिट हमारी चल रही थी। ठीक है, तो अब देखिए विसेंट ने क्या किया है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में। पहला देखिए, मानवीय सभ्यता का विकास। ठीक है, पहला क्या आ गया, मानवीय सभ्यता का विकास। मानवीय मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, मानवीय सभ्यता का विकास। ठीक है, तो दूसरा देखो, प्राकृतिक वातावरण से अनुकूलन। ठीक है, एडजस्टमेंट जिसको अपने बोलते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें, मानव का तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी। चौथे की अगर हम बात करें तो मानव। ठीक है, तो मानव के अंदर जनसंख्या, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जनसंख्या। तो एक बार मैं इसको यहां से काट रहा हूं, जनसंख्या को आपने पॉइंट में जो है मानव को याद रखना है। ठीक है, इसको नहीं ऐड करना। तो देखो क्या बताया मैंने आपको, विसेंट के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहला क्या है, मानवीय सभ्यता का विकास। दूसरा क्या है, प्राकृतिक वातावरण से अनुकूलन। तीसरा क्या है, मानव का तकनीकी विकास। और चौथा क्या है, मानव।
ठीक है। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट जो है, पहला पॉइंट जो है हटकर आ गया, मानवीय सभ्यता का विकास, प्राकृतिक वातावरण से अनुकूलन, ये भी आ गया, मानव के बारे में भी आ गया, और एक ये पॉइंट नया आ गया इसके अंदर, और एक कौन सा आ गया, ये तीसरा पॉइंट मानव का तकनीकी विकास, और एक ये दो पॉइंट अभी तक हमने मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कर लिया, ठीक है, उसके अंदर ये नहीं आए, ठीक है। और पहले जितने भी विद्वानों ने दिया उनके पॉइंट जो है आपस में उनका रिलेशन था, मिल रहे थे, एक जैसे थे, ठीक है। लेकिन अब जो विसेंट के अनुसार हम करने जा रहे हैं, इसके अंदर केवल दो ही पॉइंट हैं जो पहले वाले पॉइंटों से मिलते हैं, प्राकृतिक वातावरण से संबंध या अनुकूलन, और एक मानव, ठीक है। अब दो नए पॉइंट आ गए, क्या, मानवीय सभ्यता का विकास और मानव का तकनीकी विकास, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 2 3 4 पॉइंट मैंने बताए। मानव सभ्यता का विकास किसके अकॉर्डिंग, विसेंट के अकॉर्डिंग, वातावरण से अनुकूलन, ठीक है, मानव का तकनीकी विकास, और चौथा पॉइंट क्या था, मानव, ठीक है। तो इन 4 पॉइंटों के नाम सबसे पहले आपको याद करने हैं। अब चलते हैं हम सबसे पहले मानवीय सभ्यता का विकास। तो इसके अंदर सबसे पहली बात आपको क्या ऐड की इन्होंने, इसके अंदर इन्होंने ऐड किया, ठीक है, मानव प्लस में पर्यावरण, इन दोनों के बीच में इसकी रिलेशनशिप यानी कि संबंध, ठीक है। मानव सभ्यता के विकास की बात करें तो इसके अंदर विसेंट ने किसको शामिल किया, मानव और उसके पर्यावरण के बीच में कैसे संबंध है, ठीक है। मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ है, प्राचीन काल में कृषि का काम, किस प्रकार की कृषि की उसने वो शामिल किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर मानवीय सभ्यता का विकास किस प्रकार से हुआ, उससे संबंधित जो बातें हैं उनको विसेंट ने किसके अंदर शामिल किया, मानवीय सभ्यता का विकास के अंदर शामिल किया, ठीक है। कुछ नहीं है, 1 2 बातें ही हैं, कोई बड़ा मैटर नहीं है। जितनी मैं बातें आपको बता रहा हूं इतनी ही बातें आपने पेपर के अंदर लिखनी, इससे ज्यादा मैटर है ही नहीं इनके बारे में, ठीक है। क्योंकि एक तो ये 4-5 विद्वानों का जो है विषय क्षेत्र है, ठीक है। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो सारे विषय क्षेत्र लिखने पड़ेंगे, 6 पहलुओं से लेकर ये विसेंट तक जो आपको लिखने पड़ेंगे। अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो नाम आएगा, या सीधा ही आ जाएगा तो किसी 1 या 2 का आप क्या कर दोगे, डिस्क्राइब कर दोगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके अंदर मानवीय सभ्यता का विकास, इसके अंदर अहम बात आपको यही याद रखनी है, मानव और पर्यावरण के बीच कैसे संबंध है, ठीक है, उसको ऐड किया गया है, मानव सभ्यता के विकास को ऐड किया गया है। उसके अलावा अगर बात करें प्राचीन काल में मनुष्य ने कैसे शुरुआत की, यानी कि कैसी कृषि की, कैसा उसका रहन सहन था, ठीक है, उन बातों को सारा इसके अंदर ऐड किया गया है। प्राकृतिक वातावरण से अनुकूलन, एडजस्टमेंट, ठीक है। अगर हम बात करें भाई उसने, मानव ने अनुकूलन, आपको पता है भी अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने वातावरण के साथ क्या कर रखा है, एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन कर रखा है। जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं तो उनका गर्म जलवायु के साथ जो है समायोजन है, जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो सिंपल सी बात है उनका ठंडे प्रदेश की जलवायु के साथ क्या है, समायोजन। कोई उष्ण मरुस्थल में रह रहा है, कोई ध्रुवीय प्रदेशों में अगर बात करें उनके आसपास के एरियो में रह रहा है, जैसे कि अपने बात करें साइबेरिया का एरिया, ठीक है, आगे बात समझ में, साइबेरिया की बात करें हम, ठीक है, तो अगर हम उत्तरी कनाडा की अगर हम बात करें, ठीक है, उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें महाद्वीप की, ठीक है, तो बहुत ठंडे इलाके आपको पता है, तो वहां के लोगों ने भी क्या कर रखा है, अपनी जलवायु के साथ, क्लाइमेट के साथ समायोजन कर रखा है, ठीक है। कहने का मतलब ये होगा जो उष्ण प्रदेश में रह रहा है, शीत शीतोष्ण प्रदेश में रह रहा है, उसने क्या कर रखा है, उन लोगों ने अपनी जलवायु, अपनी वातावरण के साथ क्या कर रखा है, उन्होंने अनुकूलन कर रखा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात आ रही है, मानव का तकनीकी विकास, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात आ रही है। अब देखो अगर हम बात करें प्राचीन काल की
तो उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, आज की अगर हम बात करें तो आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का ही है। ठीक है, तो अब देखो मानव का तकनीकी विकास, तो यहां पर उस टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल बात हो रही है भाई मानव ने क्या किया, अपना तकनीकी विकास किया। ठीक है, उद्योग धंधे स्थापित किए धीरे धीरे, पहले छोटे स्तर के थे, धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई उसने बड़े स्तर पर यह काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, व्यापार की अगर हम बात करें, ठीक है, कृषि की अगर हम बात करें, परिवहन की अगर हम बात करें, तो वो सारा का सारा अगर हम बात करें तो मानव के तकनीकी विकास से ही संबंधित है वो सारी की सारी बातें। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगर हम बात करें किसकी, मानव की, तो इसके अंदर तो आपको पता है एक तो किसको याद रखना था, जनसंख्या को, यहां लिखा ही हुआ है। ठीक है, पहली बात किसको याद रखना है इसके अंदर, जनसंख्या को, जनसंख्या घनत्व को, वही जनसंख्या माइग्रेशन स्थानांतरण जिसको अपने बोलते हैं, जनसंख्या वितरण को, वो सारी की सारी बातें जो हैं वो मानव से संबंधित है, तो मानव वाले पॉइंट के अंतर्गत ही हमने याद रखनी है। ठीक है, अब देखो क्या बताया मैंने आपको, विसेंट ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 4 भागों में बांट दिया, मानव सभ्यता का विकास, प्राकृतिक वातावरण से अनुकूलन, मानव का तकनीकी विकास और मानव सभ्यता का विकास, वातावरण से समायोजन, तीसरा क्या बताया मैंने, तकनीकी विकास, और चौथा क्या बताया मैंने, मानव। तो ये थोड़े से पॉइंट थोड़े से हटकर है, तो इसलिए आप इनको 1 या 2 बार आप वीडियो को देखोगे या 1 या 2 बार आप इनको पढ़ोगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र था, ठीक है, प्रमुख विद्वानों का, ठीक है, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया आज इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करें। अगर आप कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर वापस से जल्दी से प्रस्तुत हो जाऊं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।